हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का पाठ 1 और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका होमवर्क आपने कर लिया होगा। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरकार क्या है। पाठ नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो सबसे पहले हमको सरकार का मतलब समझना पड़ेगा कि सरकार क्या होती है। तो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनको हम चुनते हैं एक निश्चित पद्धति से। यानी कि हम कैसे चुनते हैं कि हमारे यहाँ पर वोटिंग होती है और एक निश्चित समय के लिए। निश्चित समय मतलब हमारे यहाँ पर शासन कितने साल चलता है? 5 साल। वापस से वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सरकार क्या होती है। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह होता है जो राज्य या राष्ट्र यानी कि हमारे देश के लिए निश्चित काल के लिए यानी कि लगभग 5 साल के लिए और निश्चित पद्धति यानी कि वोट के द्वारा चुना जाता है। और उसके बाद वो हम पर शासन करता है और शासन करता है तो फिर उसके साथ हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे कि बिजली की व्यवस्था करना है, सड़कों की व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो कहने का मतलब एक लाइन में अगर हमको कहना पड़े तो सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसको हमारे द्वारा चुना जाता है ताकि वो हमारी जो आवश्यकताओं की जो है बाद में पूर्ति कर सके। कौन सी आवश्यकताएं? तो हमारी सड़कों की आवश्यकताएं, हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताएं, हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, हर तरह की जो व्यवस्था है उसको कर सके। अब सरकार के वापस 3 अंग होते हैं। ये हमें समझना पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली कक्षाओं में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को देश में लागू करवाना। और तीसरा उसका अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की संवैधानिक दृष्टि से व्याख्या करना। कोई गलत कानून तो नहीं बन गया है या कोई संविधान के विपरीत कोई बात तो किसी कानून में नहीं होगी, तो इसकी जो है व्याख्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करता है। तो सरकार का मतलब एक निश्चित कुछ व्यक्तियों का समूह जिसको हमने एक निश्चित पद्धति से चुना है और निश्चित समय के लिए चुना है ताकि वो हमारे लिए हमारे आवश्यकताओं के जितने भी काम है देश या राज्य में उसको कर सके। ठीक है ना। तो सरकार का मतलब सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। जैसे देखो नीचे कुछ विज्ञापन या अखबारों में जो आई है, तो जैसे लिखा हुआ है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री भेजी गई। सरकार का काम है कि कहीं पे भी बाढ़ वगैरह आई हो तो वहाँ पर राहत सामग्री भेजे। जैसे अभी दक्षिण के कुछ राज्यों में आई है, आंध्र प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है। तो अब सरकार का दायित्व है कि उन लोगों की रक्षा करे, बाढ़ से निकाले, उनके खाने पीने का इंतजाम करे। तो ये काम होता है। इसके अलावा देखो प्याज की दर में उछाल हो गया तो सरकार ने तय कर दिया कि प्याज के कितने दाम होने चाहिए। लोग महंगाई से परेशान हो तो महंगाई से निजात दिलाना भी सरकार का काम होता है। ठीक है ना। हर देश में अलग अलग निर्णय लेने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे सड़कें कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, स्कूल कहाँ बनेगा, कितने बनेंगे, महंगाई ज़्यादा हो गई तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारा डिसाइड कौन करता है? सरकार करती है, जिसको हमने चुना है। अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं निश्चित अंतराल में और हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। अपने देश में लोकतांत्रिक देश भी बोलते हैं, प्रतिनिधि सरकार वाला देश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट अपने काम नहीं करते, हम अपने काम जो है प्रतिनिधि के माध्यम से करवाते हैं। यानी कि हम लोगों को चुनते हैं और वो चुनने के बाद हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए वो काम करते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे सरकार जो काम करती है, ये घर के अंदर के ये सारे काम तो करती है। हमारी बॉर्डर की रक्षा का काम भी, हमारे सीमाओं की रक्षा का काम भी सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। और दूसरे देशों के साथ संधि करना, शांतिपूर्ण रहना, ये सारा काम भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। देखो पहला जो चित्र बता रखा है सरकार का, जो मैंने तीसरा अंग बताया कोर्ट, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का चित्र आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है। आगे आपको बता रखा है रेलवे वगैरह, ये सारे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि सरकार के 3 अंग हैं। एक तो है व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और तीसरा न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। ठीक है ना। अब सरकार जो होती है आपने देखी होगी कि स्थानीय लेवल से लगाकर देश के लेवल पर यानी कि केंद्रीय लेवल तक का अलग अलग सरकारें होती है। जैसे देश की सरकार होती है उसको हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं,
किसी भी राज्य की होती है, जैसे राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, उसको हम राज्य सरकार बोलते हैं। और फिर उसके बाद स्थानीय लेवल की सरकारें भी होती है, गांव की, मोहल्ले की, इस तरह की सरकार भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे निचले पद में वार्ड पंच होता है, फिर उससे ऊपर सरपंच होता है, उसके ऊपर प्रधान होता है। ऐसे करके अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की सरकारें होती है, यानी कि बड़े लेवल से लगाकर छोटे लेवल तक अलग अलग तरह की सरकारें हमारे देश में काम करती है। अगला जो चित्र बता रखा है, ये आपको पूरे भारत का नक्शा बता के रखा हुआ है। अलग अलग राज्य जो हैं उनके बारे में बता रखा है। जम्मू कश्मीर को आप, ये नक्शा चेंज हो गया है, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे जो हमको बता रखा है, ये जो प्रशासनिक प्रभाव के हिसाब से इस पूरे भारत को अलग अलग भागों में बांट के रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि सरकार के अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहला जो है कानून बनाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए देश की संसद हमारे लिए कानून बनाती है, उस कानून को पूरे देश के सभी लोगों को मानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। जैसे सरकार ने जैसे उदाहरण के लिए बनाया है कि जब भी कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी वाहन चला रहा है तो उसको अपने साथ में लाइसेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं रखेगा तो कानूनन उस पर लाइसेंस न रखने के जुर्म में जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर कोई पकड़ा गया बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी, सज़ा भी काटनी पड़ सकती है। तो हमें कानून को मानना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर कानून नहीं होंगे देश के अंदर, नियम कायदे नहीं होंगे, तो देश की जो व्यवस्था है और सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो किसी भी जगह पर कानून होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कानून होगा तो ही देश, या छोटे से छोटे लेवल या पूरा देश कानून के बिना सही तरह से व्यवस्थित चल नहीं पाएगा। तो देश की सरकार का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि देश में कानून बनाना। और फिर मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका का तो कानून बनाना काम होता है और कार्यपालिका का उसको लागू करवाना काम होता है, ठीक है ना। कुछ जगहों पर, जैसे उदाहरण के लिए पहले क्या होता था, आजकल तो लोकतांत्रिक सरकार होती है कि हम लोग जो हैं हर 5 साल में चुनाव होते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि राजतंत्रीय सरकार होती थी। इसमें क्या होता था, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है, और राजा के पास सलाहकारों का एक समूह होता है जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है, लेकिन अंतिम जो शक्ति है वो राजा के पास रहती है कि राजा जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या होता है कि कोई भी कानून वगैरह बनाना है तो उसकी एक बार उसको संसद के सामने उसको रखना पड़ता है, संसद में उस पर चर्चा होती है और फिर वो कानून बहुमत के साथ पास होता है। आप सबको पता है कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। उन चुनावों में हम अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं और जिस पार्टी के या जिस समूह के उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं उसकी देश में सरकार बनती है। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में सरकार हमारी पसंद की होती है, यानी कि जिस ज़्यादा लोगों को जो पसंद है उसकी सरकार बनती है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, राजा महाराजाओं का टाइम था तो राजा का बेटा राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा राजा बन जाता था। एक तो ऐसे होता था, या फिर तानाशाही होती थी कि शक्ति के दम पर कोई जो है ताकत उसके पास ज़्यादा थी, सेना ज़्यादा थी, उसके दम पर कोई दूसरे पे हमला करके वो वहाँ का राजा बन जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको हमने ही चुना है। वो लोग जो हैं हमारे ही द्वारा चुने गए हैं और हर 5 साल में हम उनको चुना जाता है। जैसे अपन ने सरकार की परिभाषा पढ़ी, एक निश्चित पद्धति है। निश्चित पद्धति कौन सी है? चुनाव की। और निश्चित समय है। निश्चित समय कितना? 5 साल। उस 5 साल के लिए हम अपने प्रतिनिधि को, हमारी सरकार को हम खुद चुनते हैं, ठीक है ना, ताकि वो हमारे पर शासन कर सके और हमारे लिए कानून वगैरह बनाना, हमारे लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है, हमारी आवश्यकताएं की, वो सारी कर सके, ठीक है ना। तो लोकतंत्र लोगों की बात को सुनता है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। भारत की जो कानून व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे लोग जो सरकार बनी है वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं। अब हम पूरे देश के सभी लोग तो एक साथ कोई फैसला ले नहीं सकते। फैसला लेंगे कैसे, उस पर सहमति कैसे बनेगी? तो पहले क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, फिर वो प्रतिनिधि हमारी बात को आगे पहुंचाता है, ठीक है ना। देखो अगले इस फोटो में देखो, एक व्यक्ति जो है अपने लोकतांत्रिक अधिकार मतलब कौन सा? वोट देने का जो अधिकार है उसको कर रहा है, और वोटिंग के लिए गया हुआ है तो उसके उंगली पर जो है निशान लगाया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर ऐसा है कि वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, या पहले नहीं था, आजकल मिल गया है।
ठीक है ना, महिलाओं को या गरीब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ भी भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में 18 वर्ष जिसकी भी उम्र हो चुकी है और जिसने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया है, उसको वोट डालने का अधिकार है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सभी को समान रूप से एक वोट एक मूल्य, यानी कि हर व्यक्ति को एक वोट डालने का यहाँ पर अधिकार है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1920 में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इंग्लैंड में उसके 8 साल बाद 1928 में मिला। और वहाँ पर वोट डालने के लिए उनको बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा। पहले महिलाओं को बहुत सारे आंदोलन करने पड़े। उस आंदोलन को सफ्रेज मूवमेंट यानी सफ्रेज आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के कारण बाद में धीरे धीरे उनको भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले महिलाओं के कामों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तो पुरुष तो सारे युद्ध में लगे हुए थे। उस समय दूसरे कामों के लिए महिलाओं को बुलाया जाने लगा। महिलाएं जब उस काम को करने लगी तो और ज़्यादा अच्छा परफेक्ट करने लगी। तब लोगों को लगा कि नहीं, महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। तो 1920 में पहली बार महिलाओं को अमेरिका में वोट डालने का अधिकार मिला और उसके 8 साल बाद इंग्लैंड के अंदर 1928 के अंदर उनको वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है ना। तो इस पाठ के अंदर हमने यही सीखा कि सरकार क्या होती है। तो सरकार मैंने बता दिया कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो एक राज्य या फिर देश के अंदर काम करता है। कैसे चुना जाता है, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से या एक निश्चित पद्धति से चुना जाता है, निश्चित समय के लिए चुना जाता है और फिर उन जनता की आकांक्षाओं के लिए पूरा करने के लिए काम करता है। सरकार के 3 अंग हैं, मैंने बता दिए। व्यवस्थापिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करना या न्याय करना। ठीक है ना। और इन तीनों के द्वारा देश का संचालन किया जाता है। और हमारे देश में ये तीनों ही बड़ी मजबूत हैं, संस्थाएं हैं। एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन एक दूसरे के कामों पर नज़र रखती है। कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना चला जाए। और कानून बनाना हमारे देश के लिए, जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा नीति पे कानून बनाना, सड़कें बनाना, देश की रक्षा करना, विदेशों के साथ संधियां करना, ये सारा, रेलवे का विकास करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, ठीक है ना, बिजली व्यवस्था पूरी करना, ये सारे जो काम हैं, गरीबों के लिए आरक्षण वगैरह की व्यवस्था ठीक करना, लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसके लिए कानून वगैरह बनाना, ये सारे काम जो हैं सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और सरकार जो है चुनने के बाद उनकी जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरती है तो ठीक, नहीं उतरती है तो हमने अभी बताया कि एक निश्चित समय के लिए होती है वो। तो हमारे यहाँ पर वो समय 5 साल निर्धारित किया गया है। तो उस 5 साल में अगर हमको उस सरकार का काम अच्छा नहीं लगा तो हम उसको उखाड़ फेंकते हैं और अगली बार किसी नई पार्टी की सरकार बना लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका काम अच्छा नहीं लगा तो हमने 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बना दी। उसके बाद भी हमको उनका काम फिर से ठीक लगा तो 2019 में हमने फिर से उनको बना दिया, चुन लिया। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है कि हमारे प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं और फिर वो जाके बैठते हैं संसद में या विधानसभा में और बाद में हमारे लिए नियम कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो ये पार्ट खत्म हो चुका है। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको इसके साथ में भेज रहा हूँ और होमवर्क वगैरह आप टाइम पे कर रहे होंगे। इसके साथ में आपको याद भी करना है और ज़्यादा समय याद करने पर देना है। लिखने का काम तो करना ही है, लेकिन उसको अच्छी राइटिंग में धीरे धीरे करना है। और ज़्यादा जो हमारा 75% जो टाइम है उसको हमको याद करने पे करना है। एग्ज़ाम जब भी होंगे तो इस साल तो होने ही है, ठीक है ना, पिछले साल तो प्रमोट हो गए थे, तो हमें याद करने का काम ज़्यादा करना है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।